नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अमेरिका के अटैक के बाद अब ईरान जो है वो अपने एक रिटालिएशन को प्लान कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी बैक ऑफ करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो जायोनिस्ट एनिमी है इट मस्ट बी पनिश। तो फ्रेंड्स, यूएस के अटैक के बाद ये सबको लगा था कि ईरान जो है उसके ऑप्शंस क्लोज हो चुके हैं और ईरान फाइनली अब नेगोशिएशन टेबल पर आएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ईरान के जो आयतुल्ला है वो अब इजराइल छोड़कर अमेरिका के ऊपर भी अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आयतुल्ला है उन्होंने कहा है कि जायनिस्ट एनिमी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है और इसके लिए इस जायनिस्ट रेजिम को पनिश करना बहुत ही जरूरी है। अली अकबर जो आयतुल्ला के काफी क्लोज एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस फोर्सेस के जितने भी बेसिस हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है रिटालिएशन में। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सीरियस एस्केलेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज फ्रेंड्स, यूएस और इजराइल के तमाम अटैक के बाद ऑल्दो ईरान में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो बैक ऑफ करते हुए नहीं नजर आ रहा है। ईरान का हमेशा से ये दावा है कि मेरे पास इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन जितने ही बराबर हैं। उनमें उन्होंने फतह मिसाइल, सेजिल मिसाइल, खैबर शेखर मिसाइल, तमाम नए नए तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किए हैं। ऑल्दो इजराइल और यूएस का जो कॉम्बिनेशन है ये डे वन से ईरान के अगेंस्ट काफी हैवी है, लेकिन ईरान जो है वो भी किसी तरीके से अपने एग्जिस्टेंस और अपने ये प्रेस्टीज को बचाकर रखा हुआ है और इजराइल के एयर डिफेंस को काफी बार ब्रीच किया है। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान यूएस के एयर बेसिस पे स्ट्राइक करने की बात कर रहा है, इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर यूएस के ऊपर अटैक होता है तो यूएस जो है वो डायरेक्टली फुल ऑन अब इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से वेस्ट एशिया एक भयानक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिप्लोमेसी डिलीवर कर सकती है? बिकॉज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि रशिया से पुतिन से मिलते हैं तो जेलेंस्की से भी मिलते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ रिश्ता अच्छा है तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अच्छा रिश्ता है। तो रिश्ता अच्छा है तो फिर टर्की क्यों रशिया यूक्रेन के बीच में बातचीत करवा रहा है? क्यों नहीं इंडिया में इस तरीके की बातचीत हो रही है कि दोनों कंट्रीज रिजॉल्व कर ले? यही तो टेस्ट है हमारे डिप्लोमेसी का। जब हम अपने सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, जब हम विश्व शांति की बात करते हैं, तो क्यों नहीं इंडिया की डिप्लोमेसी एक्टिवली? बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, अगर एक कंट्री जो ईरान और इजराइल दोनों से रिलेटिवली अच्छा रिश्ता रखता है तो वो है इंडिया। और इंडिया अगर रिश्ता अच्छा रखता है तो यही हमारा टेस्ट भी है, यही हमारा स्ट्रेंथ भी है। और इसी के समय ये पर्टिकुलर दोस्ती काम आती है। जब दो दोस्त आपके से लड़ रहे हैं तो आप किसी तरीके से दोनों के बीच में समझौता करवाएं, नहीं तो दोस्ती किस बात की। तो फ्रेंड्स, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के डिप्लोमेसी के ऊपर भी काफी एक्सपेक्टेशंस हैं कि दिस इज द टाइम कि इंडिया को एक्ट करना चाहिए, इंडिया को ग्लोबल क्राइसिस को रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इंडिया स्टैंड नहीं लेता है, लेकिन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकता है दोनों के साथ मिलकर बातचीत करके। तो क्यों इंडिया ये काम नहीं करके चाइना, रशिया, टर्की, ये सब कंट्री ये सब काम करते हैं? व्हाई डजंट इंडिया? बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सबका फेवरेट है, जिसका रिलेशन सबके साथ अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, बट पहले हम बात करें कि ये ईरान जो है वो क्या रिटालिएशन करने के प्लान में है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आयतुल्ला अली खमीनी का काफी एक क्रिप्टिव सा सोशल मीडिया पे ट्वीट आता है। ये इमेज भी उन्होंने पोस्ट किया जहां पे ये जायनिस्ट रेजिम है और जायनिस्ट रेजिम के ऊपर इन तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी शो किया गया है कि जायनिस्टिक रेजिम जो है, जो कि घोस्ट है, जो कि एक तरीके का एविल है, इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आयतुल्ला अली खमीनी तो है वो इस समय एकदम कंप्लीट रिटालिएशन के मूड में दिखते नजर आ रहे हैं। और एक बहुत ही सीरियस रिपोर्ट इसी कॉन्टेक्स्ट में अब फाइनली पब्लिक डोमेन में आया है कि जो ईरान बैक मिलिशियाज है वो इस समय आप देखेंगे फ्रेंड्स, लगातार जब से ईरान इजराइल का वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद हुदी रेबल्स, हिजबुल्ला, ये लोग काफी शांत थे। बहुत लोग कास भी लगा रहे थे कि अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्या ये ईरान का साथ छोड़ दिए हैं? लेकिन अब इस रिपोर्ट में सवाल आ रहा है, इस रिपोर्ट में ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो ईरान बैक मिलिशियाज है ये इसी समय का वेट कर रहा था और अब फाइनली ये यूएस के बेसिस जो इराक और सीरिया में है इसके ऊपर मैसिव अटैक करने का प्लानिंग कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये रिपोर्ट आया फ्रेंड्स, जहां पे ये कहा गया कि ईरान जो है वो अब अमेरिका के ऊपर स्ट्राइक करने का प्रयास कर रहा है। और ये न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट्स क्यों अपनी रिपोर्ट में कहा है? बिकॉज उसके हिसाब से जो अमेरिकन मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं जो वेस्ट एशिया में तैनात हैं, उन्होंने ईरान बैक मिलिशियाज के काफी मूवमेंट्स को नोटिस किया है और उन मूवमेंट से ये पता चलता है कि यूएस के बेसिस के ऊपर वो चाहे इराक में और सीरिया
सीरिया में हो, उसके ऊपर ये जो ईरान बैक मिलिशियाज हैं उनके द्वारा काफी अटैक हो सकता है। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, ईरान बैक शी मिलिशियाज जो हैं वो यमन में भी एक्टिव हैं, वो इराक में भी एक्टिव है, वो सीरिया में भी एक्टिव है और वो लेबनान में भी एक्टिव हैं। लेकिन अभी तक वो कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लगता है इसी समय का इंतजार था एंड नाउ दे हैव सेड कि अब हम फाइनली इस वॉर में डायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में खड़े होकर अमेरिका के तमाम बेसिस को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे। अमेरिका, पता है फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट का एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है। लगभग 19 साइट्स हैं जहां पे यूएस के बेसिस, यूएस के एयरफोर्स यहां पे तैनात हैं। लगभग 40,000 से 50,000 ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूएई में है, कतर में है, बहरेन में है, कुवैत में है, इराक में है, सीरिया में, तमाम कंट्रीज में एक्सेप्ट ईरान यूएस के बेसिस हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स कि अगर ईरान और ईरान के जो सपोर्टेड मिलिशियाज हैं वो अटैक करना चाहें तो ये काफी इजी टारगेट हो सकता है यूएस के बेसिस। बिकॉज फ्रेंड्स, यूएस के बेसिस के पास यहाँ पे एयर डिफेंस नहीं है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को हैंडल करना ये काफी मुश्किल होगा। यमन के हुदी रेबल्स ने भी ये बात की कंफर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि हम तो बस ईरान की इंतजार कर रहे हैं, हम रेडी हैं कंप्लीटली कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाए। हम रेड सी के तमाम यूएस शिप्स जो वहां से क्रॉस कर रहे हैं उन सभी के ऊपर हम अटैक करेंगे। और ये फ्रेंड्स तब आ रहा है जब ईरान के पार्लियामेंट ने ऑफिशियली रिजोल्यूशन पास किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब कुछ घंटों में बंद कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे एक बहुत बड़ा ऑयल और एनर्जी क्राइसिस की भी संभावना बनने हुई नजर आ रही है। इसी बीच में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जब अमेरिका के द्वारा अटैक हुआ है तो वो रशिया निकल गए हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने, और वहां पे इन दोनों कंट्री के बीच में सीरियस कंसल्टेशन होगा। और ये होना बहुत जरूरी भी है फ्रेंड्स, बिकॉज 2025 में ही ईरान और रशिया के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी और उस पार्टनरशिप में ये कहा गया था कि अगर दोनों कंट्री कोई भी बाहर के कंट्री के द्वारा एग्रेशन झेल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के बचाव में आएंगे। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है कि क्या रशिया यहां पर मदद कर सकता है? बिकॉज रशिया एक तो पहले से यूक्रेन वॉर में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, वो वहां पे काफी बिजी है, वो वहां पे काफी कमिटेड है। और दूसरी तरफ रशिया के खुद इकोनॉमिक मिनिस्टर ने कहा है कि रशिया जो है वो रिसेशन के काफी करीब है। तो रशिया फ्रेंड्स आज अपने खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ऑल्दो रशिया एक बड़ा मिलिट्री पावर है, नो डाउट, बट आज वो खुद यूक्रेन प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और तमाम तरीके के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को कोप अप करने में लगा हुआ है। इसलिए रशिया कितना ईरान को सपोर्ट करेगा ये भी क्लियर नहीं है। 5-10 मिसाइल भेजना वो अलग बात है, और जिस तरीके से यूएस इजराइल की डायरेक्ट मदद कर रहा है, क्या रशिया किसी भी कीमत पर ईरान में उस तरीके से अपने मदद को इन्वॉल्व कर सकता है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक क्लियर है कि रशिया जो है वो कोई सिग्निफिकेंट हेल्प ईरान की कर नहीं सकता है। इसी बीच में पहली बार इस वॉर के बाद, इजराइल के बाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बातचीत किया है और इसके बारे में खुद नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि स्पोक विद द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन, डीप कंसर्न दैट द रीसेंट एस्केलेशंस हुआ है। और एज यूजुअल भारत ने डी एस्केलेशन, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी और अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बातचीत किया है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, इजराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया था तो बेंजामिन नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करके इन सारी चीजों के बारे में बताया था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी बातचीत किया है। ये सेम चीज दिखलाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले पुतिन से मिलने गए और फिर जेलेंस्की से जाकर मिले, दोनों को हक किए। लेकिन फ्रेंड्स आता है कि जब इतनी अच्छी दोस्ती हमारी दोनों कैंप में है, लेकिन क्यों भारत डिलीवर नहीं कर पाता है? और फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, एस जयशंकर के लिए, कि वो इस क्राइसिस को भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना के रखे। बिकॉज पिछले कई दिनों से लगातार भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि नेबरहुड पॉलिसी हमारा फेलियर हो चुका है, ट्रंप ने हसीन मुनीर को बुला लिया। इन तमाम तरीके से इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। लेकिन ये एक बहुत ही समय है फ्रेंड्स कि इंडिया जो है वो ईरान और इजराइल के साथ मिलकर बातचीत करके कोई एक मिडिल ग्राउंड पे आ सके। फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि इजराइल और यूएस के अटैक के बाद ईरान जो है उसके पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ऑल्दो ईरान जो है उसको बर्बाद भी कोई नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास बहुत बैलिस्टिक मिसाइल्स और वो इजराइल की बहुत हद तक डैमेज भी कर सकता है। और इजराइल भी नहीं चाहता है कि ये वॉर लगातार चले। इजराइल और यूएस का जो एक ऑब्जेक्टिव था न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करना, अगर वो कर ही दिया है तो अब इसके मतलब है कि आने वाले समय में वो खुद वॉर एस्केलेट करना नहीं चाहेगा। और ईरान भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक सेफ एग्जिट चाहता है इस वॉर में, बिकॉज जिस तरीके से रशिया यूक्रेन 3 साल तक वॉर चला है, ये भी इसी तरीके से 3 साल तक चलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए
अब जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काफी हद तक रिटेलिएट किए हैं, अब कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी एस जयशंकर मिलकर ईरान को एक सेफ एग्जिट दे सके और इसराइल और यूएस को शांत कर सके। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा करते हैं तो ग्लोबल साउथ में लीडरशिप हमारा और स्ट्रांग होगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्राइसिस से ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे जिसका सीधा साधा इंपैक्ट ग्लोबल साउथ पे होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू एक्ट। हमारे सॉफ्ट पावर को, हमारे दोनों कैंप्स के रिश्ते को, हमारा दोनों लीडर्स के साथ अच्छी दोस्ती को, मित्रता को, इसको अपने हित में यूज करना पड़ेगा और यही हमारा रियल नेशनल इंटरेस्ट है। नहीं तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसी काम का नहीं है जब हम उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से विश्व शांति के लिए कंट्रीब्यूशन ना कर सके। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और कैसे भारत मदद कर सकता है ये भी आप मुझे जरूर बताएं। आई होप टू सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।